हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर क्वेस्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एस.टी. कॉलरिज की बायोग्राफी एंड वर्क्स को। एस.टी. कॉलरिज यानी कि सैमुअल टेलर कॉलरिज हमारे रोमांटिक एज के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं और इनसे 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कुछ काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एस.टी. कॉलरिज के बारे में। So, S.T. Coleridge, he was born on 21st October 1772 and he was died in 25th July 1834. ये इनका लाइफ स्पैन है and he is a poet of romantic age. तो ये हमारे रोमांटिक एज के राइटर हैं। तो वैसे तो रोमांटिक एज जो है वो पूरा डोमिनेट किया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो आप प्लेलिस्ट पे जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे रोमांटिक एज में। तो अब थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं रोमांटिक एज के बारे में, उस थोड़ा सा जान लेते हैं एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे एस.टी. कॉलरिज के बारे में। तो जो हमारा रोमांटिक एज है इंग्लिश लिटरेचर में, वो स्टार्ट होता है 1798 से एंड इट वाज एंड इन 1837 में। 1837 में जब क्वीन विक्टोरिया थ्रोन पे बैठती हैं, तब विक्टोरियन पीरियड स्टार्ट होता है और रोमांटिक एज का एंड होता है। सो रोमांटिक एज बिगिंस इन 1798 एंड एंड्स इन 1837। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रोमांटिक एज का स्टार्टिंग पीरियड क्या था एंड एंड क्या था। एंड 1837 से ही हमारा कौन सा पीरियड स्टार्ट होता है, विक्टोरियन एरा हमारा स्टार्ट होता है। एंड रोमांटिक एज का एक दूसरा नाम है एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। So romantic age divided into two generation of poets. Romantic age हमारी टू जनरेशन ऑफ पोएट्स में डिवाइडेड थी, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन के जो पोएट्स थे उनको ओल्डर पोएट्स भी कहते हैं। एंड फर्स्ट जनरेशन के हमारे उसमें आता है विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, वॉल्टर स्कॉट एंड रॉबर्ट साउदी। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से क्वेश्चन ये आ जाए कि इनमें से आपका फर्स्ट जनरेशन का राइटर कौन है या फिर फर्स्ट जनरेशन का राइटर कौन नहीं है। तो फर्स्ट जनरेशन के राइटर हैं वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, वॉल्टर स्कॉट एंड रॉबर्ट साउदी एंड दे आर आल्सो नोन एज ओल्डर पोएट्स। एंड सेकेंड जनरेशन के पोएट्स की बात करें तो सेकेंड जनरेशन के जो पोएट्स थे उन्हें यंगर पोएट्स भी कहा जाता है। एंड उसमें आते हैं हमारे लॉर्ड बायरन, पी.बी. शेली एंड जॉन कीट्स। सो दीज आर सेकेंड जनरेशन पोएट। रोमांटिक एज जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 से 1799 तक, तो उसके ठीक बाद रोमांटिक एज हमारे अस्तित्व में आई। एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे विलियम वर्ड्सवर्थ और ये वहीं पे थे। तो रोमांटिक एज केम आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइम कभी कभार पूछ लेता है। तो 1798 जो हमारा रोमांटिक एज का स्टार्टिंग टाइम है, उसके लास्ट के 2 डिजिट को उल्टा कर देना 89, वो हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्टार्टिंग टाइम हो जाएगा। और जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 3 आइडियल्स थे, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, पूछा जाता है, जरूर याद कर लेना कि इसमें से ये तीनों आइडियल्स को जरूर पूछा जाता है। इसने जो है इंग्लैंड में रोमांटिक एज की मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था। ये तीनों जो आइडियल्स हैं, इससे रोमांटिक एज इंग्लैंड में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था। इसीलिए जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, उनकी एक लाइन है कि ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव। ये पूछी जाती है कि ये किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने लिखी थी। तो जहां पे भी ब्लिस का नाम आता है तो सीधे वो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड उन्होंने लिखा है, उसी से कनेक्टेड होता है। और रोमांटिक एज की बात करें तो रोमांटिक एज में 2 टर्म, एक आपका रोमांटिक रिवाइवल एंड सेकंड वन इज रोमांटिक रिवॉल्ट। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है या काफी ज्यादा सुनने में आता है। अब क्यों रोमांटिक एज को रोमांटिक रिवाइवल एंड रोमांटिक रिवॉल्ट कहा जाता है, तो अगर हम रोमांटिक रिवाइवल की बात करें तो रोमांटिक रिवाइवल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि
इसने जो भी पोएटिक आइडियल्स थे हमारे एलिजाबेथन एज के, जैसे कि लव, नेचर, ब्यूटी, इमोशन, उनको रिवाइवल का मतलब है कि किसी चीज को दोबारा से जीवित करना, पुनर्जीवित करना। तो जो लव, इमोशन, नेचर वो कहीं खो गया था, उन सब चीजों को रोमांटिक एज दोबारा से जो है अस्तित्व में लेके आया। दैट्स वाई इसको हम रोमांटिक रिवाइवल कहते हैं। एंड बात करें रोमांटिक रिवॉल्ट की, कि रोमांटिक रिवॉल्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने रिवॉल्ट किया किसके अगेंस्ट, जो नियो क्लासिकल एज के जो भी मतलब आर्टिफिशियल आइडियाज थे, प्रिंसिपल्स थे, और जो भी प्रैक्टिसेस थी जैसे इंटेलेक्चुअल, रैशनल, सटायरिकल, उन सब के खिलाफ ये एक रिवॉल्ट था और रिवाइवल था ये एलिजाबेथन एज का, क्योंकि इसके जो मेन थीम थे वो लव, ब्यूटी, इमोशन, नेचर थे, जो सेम वही चीजें थी जो कि हमारी एलिजाबेथन एज के आइडियल्स थे। देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ रोमांटिक एज आर लव, नेचर, इमोशन, ब्यूटी एंड इमेजिनेशन। और यही सेम प्रिंसिपल हमारे हुआ करते थे एलिजाबेथन एज में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रोमांटिक रिवाइवल, जो मैंने आपको भी पहले बताया था। और रोमांटिक एज ने रिप्लेस द हीरोइक कपलेट ऑफ न्यू क्लासिकल स्कूल बाय लार्ज वैरायटी ऑफ वर्स फॉर्म, मीटर्स एंड स्टैंजा फॉर्म। जो हीरोइक कपलेट में ही अधिकतर लिखा जाता था, अलेक्जेंडर पोप, ये सारे लोग हीरोइक कपलेट में ही लिखा करते थे, तो उसको रिप्लेस किया वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, साउदी और पीबी शेली, कीट्स, इन लोगों ने। मतलब काफी सारी वैरायटी आ गई थी, बैलेट में लिखे जाने लगा था, सॉन्ग लिखे जाने लगे थे, सोनेट्स तो पहले भी लिखे जाते थे, लेकिन इस सारी चीज को रिप्लेस करके एक ह्यूज वैरायटी हमारी पोएट में आई। उसके बाद रोमांटिक लिटरेचर इज नोन, किस चीज के लिए सबसे ज्यादा रोमांटिक लिटरेचर को जाना जाता है, फॉर इट्स हाई पोएटिक स्प्लेंडर एंड इमोशनल इफ्यूजन। पोएटिक स्प्लेंडर, स्प्लेंडर का मीनिंग होता है भव्यता, यानी कि पोएट्री में जो भव्यता आई, जो काफी ज्यादा पोएट्री को पहचान मिली। एंड इमोशनल इफ्यूजन, एक इमोशनल बहाव आया कि पोएट्री का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल आइडियल्स में रहें, कुछ भी रहें। पोएट्री का मतलब है कि जो भी हमारे इमोशंस हैं हम उसको किस तरीके से फील कर रहे हैं, ये सब हमारा रोमांटिक एज के अंदर ही इंक्लूड हुआ। तो ये तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था रोमांटिक एज का, बिकॉज क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। तो अब हम सीधे बात करते हैं एस टी कॉलरिज की बायोग्राफी एंड उनके वर्क्स के बारे में। तो सैमुअल टेलर कॉलरिज, लाइफ स्पैन इनका 1772 से 1834, और ये जो इनका फुल नेम है सैमुअल टेलर कॉलरिज, इसको भी जरूर याद कर लीजिएगा, काफी बार पूछा भी जाता है। जैसे बीबी शेली का नाम पूछा गया था पिछली बार, फुल नेम पूछा गया था, तो ऐसे ही सैमुअल टेलर कॉलेज का नाम भी पूछा जाता है। इनका जो बर्थ प्लेस है वो है डेवोनशायर, इंग्लैंड, एंड ही इज फाउंडर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट विद वर्ड्सवर्थ। एक कोलैबोरेटिव वर्क था लिरिकल बैलेट्स, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज का, तो उसको एज अ मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक एज जाना जाता है। कि लिरिकल बैलेट्स भी पब्लिश आपका 1798 में ही हुआ था। हिज फादर्स नेम वॉज जॉन कॉलरिज। एजुकेशन इनकी हुई है क्राइस्ट हॉस्पिटल में, अर्ली एजुकेशन, और उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये पढ़ने गए थे। और क्राइस्ट हॉस्पिटल में ही ये जो क्राइस्ट हॉस्पिटल है एक स्कूल का नाम है, ये इनकी मुलाकात होती है चार्ल्स लैम्ब से। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वेयर डिड कॉलरिज मीट चार्ल्स लैम्ब, तो क्राइस्ट हॉस्पिटल। और क्राइस्ट हॉस्पिटल में इन्होंने और चार्ल्स लैम्ब जो है अरेबियन नाइट्स को पढ़ा करते थे, उसका भी काफी इन्फ्लुएंस इनके वर्क्स में मिलता है। And he married to Sarah Fricker in 1795 and divorced in 1804। एक बहुत ही अनहैप्पी मैरिड लाइफ थी इनकी, और इनका डाइवोर्स भी 1804 में हो गया था। In 1795, most important, he meet with Wordsworth and Dorothy. Dorothy is the sister of William Wordsworth, Dorothy Wordsworth। क्वेश्चन पूछा जाता है, when did कॉलरिज मीट वर्ड्सवर्थ, या फिर व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ मीट कॉलरिज इन 1795। जरूर से इसको आप लोग नोट कर लेना, या फिर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड पहला वॉल्यूम जो आया था इनके पोएम का वो आया था इन 1796 एंड टाइटल्ड पोएम ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स।
और इस वॉल्यूम में चार्ल्स लैम्ब के भी वर्क जो है वो इसके अंदर इंक्लूड था. एंड ही इज नोन एज सेज ऑफ हाईगेट. हु वाज नोन एज सेज ऑफ हाईगेट? एस.टी. कॉलरिज. एंड ही कॉइंड अ फ्रेज सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. एंड इनको ओपियम एडिक्शन था. एंड चार्ल्स लैम्ब ने इनके बारे में कहा था एनार्किंगल लिटिल डैमेज्ड. तो हु सेड दिस अबाउट एस.टी. कॉलरिज? बाय चार्ल्स लैम्ब. एंड इन्फ्लुएंस था इनका इमैनुअल कांट से, ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे. एंड इन 1792 में इन्होंने ब्राउन गोल्ड मेडल जीता था बिकॉज इन्होंने एक ओड लिखी थी, ओड ऑन स्लेव ट्रेड. इसके लिए इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था. तो देखिए इसी से ही हमारे कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं. सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हेन डिड ही मीट वर्ड्सवर्थ या फिर डोरोथी? तो इन 1795. when his first volume of poem published in 1796. एंड अगर टाइटल पूछा जाता है तो पोएम ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स. हु इज नोन एज सेज ऑफ हाईगेट? कॉलरिज. हु कॉइन्ड द वर्ड सस्पेंस ऑफ डिसबिलीफ? एस.टी. कॉलरिज. एंड हु सेड एस.टी. कॉलरिज Anarchical Little Damaged by Charles Lamb. And when did he won Brown Gold Medal? In 1792. For which work he won Brown Gold Medal? Ode on Slave Trade. तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनसे हमारे काफी ज्यादा क्वेश्चंस निकल जाते हैं, तो इनको आप जरूर नोट कर लेना. आगे बढ़ते हैं. ये देखिए, he introduced German idealist philosophy to England. किसने जर्मन आइडियलिस्ट फिलोसफी जो है वो इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस की थी? तो एस.टी. कॉलरिज इंट्रोड्यूस जर्मन फिलोसफी टू इंग्लैंड. मेजर इन्फ्लुएंस था इनका राल्फ वॉल्डो इमर्सन. राल्फ वॉल्डो इमर्सन जो है एक अमेरिकन ट्रांसडेंटलिस्ट थे. ट्रांसडेंटलिस्ट या ट्रांसडेंटलिज्म एक अमेरिकन जो है एक धारणा है या फिर एक मूवमेंट है. इसका मतलब ये होता है कि इसमें ये माना जाता है कि जो सभी लोग हैं, जैसे कोई भी लड़की है लड़का है, मतलब आसपास के जितने भी लोग हैं वो सभी मतलब एक रूप, जो समान रूप से उनका जो भी नॉलेज है उससे वो आगे बढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं ना सिक्स सेंस है, इल्यूजन. तो उन चीजों से वो आगे बढ़ते हैं. तो इसका काफी इन्फ्लुएंस था एस.टी. कॉलरिज पे. तो अब बात करते हैं पेंटिसोक्रेसी. ये काफी पूछा जाता है कि पेंटिसोक्रेसी का रिलेशन किससे है. 3-4 ऑप्शन दे देंगे तो वहां पे हमारा सही आंसर जो है एस.टी. कॉलरिज होगा. तो पेंटिसोक्रेसी था क्या? ये एक यूटोपियन कम्युनिटी थी जिसको ये लोग इस्टेब्लिश करना चाहते थे इंग्लैंड में, यूके में. कौन कौन? कॉलरिज एंड साउदीज को जो है इस्टेब्लिश करना चाहते थे, लेकिन जो प्लेस थी वो इन दोनों की डिसाइड नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से इनका ये प्लान पूरी तरह से फेल हो गया था. लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेंटिसोक्रेसी किससे रिलेटेड है, या फिर ये भी पूछते हैं कि व्हाट इज पेंटिसोक्रेसी. तो यूटोपियन कम्युनिटी इसका सही आंसर होगा. एंड इनका जो लिटरेरी पीरियोडिकल था वो था आपका द वॉचमैन. तो द वॉचमैन इज रिलेटेड टू एस.टी. कॉलरिज. नोन एज लेक पोएट. एस.टी. कॉलरिज को लेक पोएट भी कहा जाता है. और लेक पोएट इनके अलावा वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदी, इन तीनों को ही आपका लेक पोएट कहा जाता है बिकॉज ये तीनों जो है डॉफ कॉटेज में रहा करते थे लेक डिस्ट्रिक्ट में. तो अब बात करते हैं कॉलरिज के वर्क्स की. इससे भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो सबसे पहले है लिरिकल बैलेट्स. तो लिरिकल बैलेट्स के बारे में पूरी डिटेल्ड वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, इसलिए मैंने इसमें ज्यादा कुछ इंक्लूड नहीं किया है. तो अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो देखें, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी इसको देख लेना. उसमें पूरा इसका कि कब इसका 3rd एडिशन 4th एडिशन जो कुछ भी है सारा कुछ उस वीडियो में आपको मिल जाएगा. तो यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि लिरिकल बैलेट्स आप लोग को बताया मैंने, ये एक मैनिफेस्टो के फॉर्म में था. स्टार्टिंग ऑफ जो रोमांटिक एज है हमारा वहां पे. और इसमें टोटल आपकी 23 पोएम्स थी, जिसमें 19 पोएम्स हमारी वर्ड्सवर्थ की थी और 4 पोएम्स कॉलरिज की थी. वैसे तो 19 पोएम वर्ड्सवर्थ की, लेकिन फिर भी जो कॉलरिज की 4 पोएम्स थी उनको ही सबसे ज्यादा अच्छा जो है माना गया. और इसमें जो मेजर इनका वर्क था, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, वो इसका मास्टरपीस था.
और जो कॉलरिज की 4 पोएम थी वो है आपका राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, द नाइटिंगेल, डंजियन एंड दी फॉस्टर मदर टेल। तो ये भी काफी बार पूछा जाता है कि जैसे आपको 3 ये पोएम दे देंगे, एक कोई अदर पोएम दे देंगे कि विच ऑफ देम इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम लिरिकल बैलेट्स, या फिर वर्ड्सवर्थ की 3 पोएम दे दी, एक कॉलरिज की दे दी, कि इनमें से कौन सी जो है कॉलरिज की पोएम है जो कि लिरिकल बैलेट्स में इंक्लूड है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 4 पोएम्स को याद रख लेना कि ये 4 पोएम्स आपकी कॉलरिज की जो कोलैबोरेटिव वर्क था इनका लिरिकल बैलेट उसमें इंक्लूड थी। 4 पोएम्स कॉलरिज की थी, 19 पोएम वर्ड्सवर्थ एंड टोटल 23 पोएम्स पब्लिश्ड इन 1798। तो कॉलरिज ने 8 कन्वर्सेशनल पोएम्स लिखी थी। ये मैंने अलग से इसलिए लिखा है ताकि आप लोग को याद रहे कि कन्वर्सेशनल पोएम कौन कौन सी है, बिकॉज क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि विच अमंग देम इज अ कन्वर्सेशनल पोएम बाय एस.टी. कॉलरिज। तो ये 8 पोएम जो हैं ये हैं। तो पहली है इसमें द इयोलियन हार्प पब्लिश्ड इन 1795। सेकेंड वन इज रिफ्लेक्शन ऑफ हैविंग लेफ्ट अ प्लेस ऑफ रिटायरमेंट published in 1795. Third one, This Lime Tree Bova My Prison, 1797. And Frost at Midnight, 1798. Fears in Solitude, 1798. And The Nightingale, A Conversation Poem, 1798 में ही ये पब्लिश हुई थी। एंड डिजेक्शन एंड ओड जो कि 1802 में पब्लिश हुई थी। एंड टू विलियम वर्ड्सवर्थ ये पब्लिश हुई थी 1807 में। और ये जो पोयम है टू विलियम वर्ड्सवर्थ ये एक रिस्पॉन्स के फॉर्म में लिखी गई थी जो कि द प्रिल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ का जो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है उसके रिस्पॉन्स में लिखा गया था टू विलियम वर्ड्सवर्थ कॉलरिज के थ्रू। और यहाँ पे इस पोयम में टू विलियम वर्ड्सवर्थ पोयम में द प्रिल्यूड को कहा गया था द प्रोफेटिक ले। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है कि द प्रिल्यूड को कॉलरिज ने टू विलियम वर्ड्सवर्थ में क्या कहा था। तो आंसर हमारा है द प्रोफेटिक ले। और ये देखिए जो कन्वर्सेशनल पोयम है ये दिस वर्ड वाज कॉइन्ड बाय जॉर्ज मैकलिन हार्पर इन 1928. तो who coined the word conversational poem? Our answer will be George Maclean Harper. And in which year he coined the word? In 1928. तो आप चाहो तो इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अलग से आपको ध्यान रहे कि इसकी कन्वर्सेशनल पोएम्स कौन कौन सी हैं, क्योंकि एक साथ सारी पोएम्स लिखी हैं तो वो मिक्सअप हो जाता है। तो अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट पोएम की जो कि है क्रिस्टाबेल। तो क्रिस्टाबेल एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है रिटन इन 2 पार्ट्स एंड इट वाज इनकम्प्लीट पोएम ऑफ कॉलरिज। ये छोटे छोटे जो पॉइंट है ना यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच इज द इनकम्प्लीट पोएम ऑफ कॉलरिज। तो क्रिस्टाबेल एंड क्रिस्टाबेल 2 पार्ट्स में लिखी गई है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो पब्लिश हुआ था 1797 में एंड सेकंड पार्ट वाज पब्लिश्ड इन 1800। तो ये ध्यान रखना। इसमें जो मेन कैरेक्टर है क्रिस्टाबेल जिसके नाम से ही ये पोयम है क्रिस्टाबेल, इसकी मुलाकात होती है स्ट्रेंजर लड़की जेरल्डाइन से। तो एक्चुअल में होता क्या है इस पोयम में, ये पोयम जो है सुपर नेचुरल एलिमेंट से भरी हुई है। एस.टी. कॉलेज के अधिकतर काफी सारी पोएम्स में जो है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो जो क्रिस्टाबेल है वो रात को जंगल में जाती है। वो एक्चुअली एक बुरा सपना देखती है। तो बुरा सपना देखने के बाद वो नाइट है एक, तो नाइट से उसकी एंगेजमेंट फिक्स हुई है। उसके लिए दुआ मांगने के लिए जंगल में जाती है। तो जैसे ही वो जो वहां जंगल पे पहुंचती है उसको पेड़ से पीछे से एक रोने की आवाज आती है। तो रोने की आवाज आती है तो वो रोने की आवाज होती है जेरल्डाइन की। तो फिर वो उसको बोलती कि तुम क्यों रो रही हो। तो वो उसको बताती है कि उसको कुछ लोग यहाँ पे जो है किडनैप करके छोड़ गए थे। तो क्रिस्टाबेल एक अच्छी लड़की है और वो जेरल्डाइन को अपने घर ले आती है एंड उससे प्रॉमिस करती है कि वो उसको सुरक्षित उसके घर पहुंचा देगी। लेकिन कुछ टाइम के बाद होता क्या है ऐसा कुछ है इस पोएम में ऐसा बताया गया जो जेरल्डाइन है वो एक चुड़ैल है और वो क्रिस्टाबेल पे जो है जादू कर देती है। और इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि प्रेयर डिनायल एंड अनेबल टू क्रॉस गेट, डॉग बार्किंग और आग का अपने आप जलना और क्रिस्टाबेल की जो है आवाज बंद हो जाना, वो कुछ बोल नहीं पाती है। तो ये सारी चीजें इस पोएम में बताई गई हैं।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं इनकी नेक्स्ट पोयम द नाइटिंगेल की। तो द नाइटिंगेल एक कन्वर्सेशनल पोयम है जो कि पब्लिश हुई थी 1798 में। तो इस पोयम में क्या बताया गया, देखिए मतलब इस पोयम में जो एक धारणा है आमतौर पे कि नाइटिंगेल जो है वो एक मेलनकॉली बर्ड होती है। मेलनकॉली बर्ड यानी कि उदासीन जो पक्षी है वो होता है। इसको कॉलरिज बिल्कुल नकार देते हैं और कॉलरिज इस पोएम में बोलते हैं कि इन नेचर देयर इज नथिंग मेलनकॉली, यानी कि नेचर में, प्रकृति में कुछ भी उदासीन नहीं है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो चलिए बात कर आगे बढ़ते हैं। दिस पोएम रिप्रेजेंट कॉलरिज एक्सपीरियंस एंड आइडिया ऑफ नेचर। तो हमें तो जो भी वो एक्सपीरियंस करते हैं नेचर के बारे में, जो उनके आइडियाज हैं उनको ही उन्होंने इसमें जो है फील किया है, इसमें बताया है। इट डिस्प्यूट्स दैट नाइटिंगेल इज अ मेलनकली बर्ड। लाइंस पूछी जाती हैं पोएम्स की, अधिकतर स्टार्टिंग लाइंस और लास्ट लाइन पूछी जाती है, लेकिन कभी कभार बीच में से भी पूछी जाती है। तो स्टार्टिंग लाइंस है इस पोएम की, मोस्ट म्यूजिकल मोस्ट मेलनकली बर्ड, एंड लास्ट लाइन है इस पोएम की, स्वीट नाइटिंगेल वंस मोर माई फ्रेंड्स फेयरवेल। एंड इम्पोर्टेंट लाइन, इन नेचर देयर इज नथिंग मेलनकॉली, यानी कि नेचर में कुछ भी उदासीन नहीं है, कुछ भी उदासीनता नेचर में जो है नहीं है। तो ये जो लाइन है, इन नेचर देयर इज नथिंग मेलनकॉली, ये पूछी गई थी, इसको याद कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। तो ये आपकी पब्लिश हुई थी 1798 में। एंड दिस पोएम डील्स विद कॉलरिज होप दैट हिज सन बिकम द चाइल्ड ऑफ नेचर। जो इसका सन है हार्टले, कॉलरिज एक्चुअली इस पोएम में होता क्या है, कॉलरिज की जो भी चाइल्डहुड की नेगेटिव मेमोरीज हैं, नेगेटिव यादें हैं, वो उनको याद करते हैं और वो ये सोचते हैं कि जो बचपन उनका बीता है उस तरीके से उनके बच्चे का बचपन जो है नहीं बीते, और जो जो चीजें उनको एक्सपीरियंस करने को नहीं मिली वो सारी चीजें जो है उनके बेटे को एक्सपीरियंस करने को मिले और उनका बेटा जो है चाइल्ड ऑफ नेचर बने। Conversation with Sun, that's why it is called conversational poem. Experience of his loneliness in school, and critics ने Frost at Midnight को बेस्ट कन्वर्सेशनल पोयम कहा था, कॉलरिज की फ्रॉस्ट एट मिडनाइट को। नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट फेमस वर्क ऑफ एस.टी. कॉलरिज, मास्टरपीस द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस मत करना, बिकॉज ये पोयम आपकी ग्रेजुएशन में भी दी गई है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैरिनर, मैरिनर मीन्स क्या है, नाविक। तो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, तो इट was written in 1797 and published in 1798। लिरिकल बैलेट्स में भी ये पोएम जो है आपकी इंक्लूड थी, एंड इट was republished कॉलेज in 1817, and this poem was inspired by Cook's second voyage of exploration। voyage means समुद्री यात्रा, and it was written in 7 parts in ballad form। और इसका जो थीम है, राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर का जो थीम है वो है सिन एंड रेपेंटेंस, यानी कि पाप और उस पाप की मुक्ति या फिर प्रायश्चित। एंड ओपनिंग लाइन्स हैं, इट इज एन एंशिएंट मैरिनर एंड ही स्टॉप्ड वन ऑफ थ्री। लास्ट लाइन है, ही रोज द मोरो मॉर्न। तो इसमें से ही देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनता है। सबसे पहले तो कि ये कब पब्लिश हुई थी, 1798। किससे इंस्पायर थी, कुक से सेकेंड वॉयज ऑफ एक्सप्लोरेशन। हाउ मेनी पार्ट्स, 7 पार्ट्स। इन विच फॉर्म, बैलेट फॉर्म। व्हाट इज द थीम ऑफ एंशिएंट माइनर, सीन एंड रेपेंटेंस। ही रोजेस द मोरो मॉर्न, ये कौन सी पोएम से ली गई है, द राइम ऑफ द एंशिएंट माइनर। ओपनिंग लाइन्स, इट इज एन एंशिएंट माइनर एंड ही स्टॉप्ड वन ऑफ 3। तो ये जो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है, इसमें थोड़ा सा इसकी समरी को समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। इसमें होता क्या है, एक एंशिएंट मैरिनर की स्टोरी है जिसके पास ग्लिटरिंग आईज हैं, और वो क्या करता है, एक
व्यक्ति है, कोई एक आदमी है जो शादी में जा रहा है, वेडिंग गेस्ट है, उसको ये रोकता है। जैसे लिखा है ना, इट इज एन एंशिएंट मैरिनर एंड ही स्टॉप्ड वन ऑफ थ्री, तीन में से एक को ये रोक लेता है। और हालांकि वो जो व्यक्ति है वो रुकना नहीं चाहता है इसके पास, बिकॉज उसको तो शादी में जाना है, लेकिन फिर भी ये उसको जबरदस्ती रोक लेता है। और इसकी जो ग्लिटरिंग आईज है, कुछ चमकती हुई आंखें हैं, उनसे उस व्यक्ति पे कुछ मैजिक, कुछ जादू सा कर लेता है, जिसकी वजह से वो जो है इसकी बातें एक छोटे बच्चे की तरह सुनता है, इसकी स्टोरी। तो वहां पे ये अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है। तो होता क्या है कि एक शिप होता है जो अपने बंदरगाह से साउथ पोल की ओर जा रहा होता है, और अचानक से वहां पे कुछ तूफान आ जाता है, बर्फ चलने लगती है, कुछ इस टाइप की चीजें होती हैं कि काफी भयंकर तूफान जो है सी के बीच में आ जाता है। लेकिन तभी अचानक से एक अल्बाट्रॉस, अबाबी जो पक्षी है, वो आ जाता है, और उसके आते ही एकदम से तूफान जो है वो बंद हो जाता है। और जो भी लोग हैं, जो सेलर्स हैं, वो उस एल्बाट्रॉस को जो है काफी लकी मानते हैं, और वो रोज उनके पास आता है, तो वो सब उसको पसंद करने लगते हैं, उनकी शिप पे वो डेली की डेली आता है। लेकिन अचानक से पता नहीं उस एंशिएंट मैरिनर के मन में क्या आता है, वो एल्बाट्रॉस को अपने क्रॉस बो से मार देता है। क्रॉस बो मीन्स धनुष बाण जैसा ही कोई एक हथियार है, उससे वो उसको जो है मार देता है। तो मारने के बाद पहले तो सब लोग उसको बोलते हैं कि नहीं, तुमने ये गलत किया, अब हमारे साथ सब कुछ गलत गलत होगा, ऐसे करके। लेकिन अचानक से ही जो है, ऐसा कुछ भी जो लोग सोच रहे होते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ सारी चीजें नॉर्मल चल रही होती हैं। धूप आ जाती है और उनकी जो नाव है वो भी आसानी से चलने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद जो शिप है उनकी, वो एकदम से ठहर जाती है, हवाएं चलना बंद हो जाती हैं, और उनकी जो शिप जहाँ पे है वो वहीं पे रुक जाती है। और सारे लोग जो हैं वो लोग यही सोचते हैं कि जो उसकी स्प्रिट है, एल्बेट्रॉस की स्प्रिट है, वो उन लोगों से बदला ले रही है। और यहीं पे जो उन सब सारे लोग का जो गला होता है वो प्यास से सूखने लगता है। हालांकि उनके चारों ओर पानी है, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं होती है। इसलिए द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में एक लाइन आती है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। वो इसी चीज के लिए आई है यहाँ पे। तो इस वो लोग क्या करते हैं, जो एल्बेट्रॉस पक्षी होता है उसकी जो डेड बॉडी बॉडी होती है, उसकी एक माला बना के एल्बेट्रॉ वो एंशिएंट मैरिनर के गले में डाल देते हैं। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, दूर से देखता है एंशिएंट मैरिनर की एक शिप आ रही है, और वो अपने हाथ को काट के उससे अपने हाथ का ब्लड पी लेता है ताकि वो कुछ बोल पाए। और वो लोग बड़े खुश होते हैं कि अब वो जो शिप में बैठे लोग हैं वो उनकी हेल्प करेंगे। लेकिन होता कुछ उसका उल्टा ही है। उस शिप में केवल दो पैसेंजर होते हैं। दो पैसेंजर कौन होते हैं, एक होता है डेथ, एक होता है लाइफ एंड डेथ, यानी कि दो आत्माएं हैं। तो वो दोनों ताश खेल रहे होते हैं, पासा खेल रहे होते हैं। किस लिए, इन लोगों की लाइफ के लिए। एक खेल रहा होता है एंशिएंट मैरिनर की लाइफ के लिए, और दूसरा खेल रहा होता है जो उसमें सारे के सारे यात्री हैं उसके लिए। तो इसमें जो डेथ है वो जीत लेता है सेलर्स को, यानी कि पैसेंजर्स को, और जो लाइफ इन डेथ है वो जीत लेता है एंशिएंट मैरिनर। तो यानी कि एंशिएंट मैरिनर तो बच जाएगा, लेकिन जो और लोग हैं वो सारे के सारे मर जाएंगे। तो होता यही है, जो सारे के सारे पैसेंजर्स हैं वो एक एक करके मर जाते हैं, लेकिन एंशिएंट मैरिनर वहां पे बचे रहता है। तो कुछ टाइम बाद जो एंशिएंट मैरिनर है वो नोटिस करता है कुछ समुद्री सांप हैं, क्योंकि मून लाइट है और समुद्री सांप उसमें चमक रहे हैं। तो वो मन ही मन में ये सोचता है, क्योंकि बोल तो वो सकता नहीं है, कि सोचता है कि ये सब कितनी सुंदर है और नेचर की बनाई हुई हर चीज कितनी खूबसूरत है। तो जैसे ही उसके मन में ये थॉट आता है, उसके गले में जो एल्बर्ट्रॉस उन लोगों ने टांका होता है वो अपने आप ही गिर जाता है, अपने आप ही गिर जाता है। तो इसका और वो बोल भी सकता है, और वो सोचता है कि शायद अब उसके पापू का जो है अंत हो रहा है। उतने में वो देखता है कि एक दूसरी तरफ से एक शिप आ रही है। तो जैसे ही वो शिप आती है, उसमें सिर्फ तीन लोग बैठे होते हैं, एक ड्राइवर, एक उसका बेटा, और एक हर्मिट। हर्मिट का मीन्स है साधु। तो वो साधु से बोलता है, पूछता है कि आप मेरे पापू की सजा बताइए। तो वो पूछता है साधु की क्या हुआ, तो एंशिएंट मैरिनर उसको सारी बातें बताता है। तो जैसे ही वो उसको सारी बातें बताता है, उसका शिप अचानक से डूब जाता है, और एंशिएंट मैरिनर जो है वो दूसरे शिप में चला जाता है, और सारे पैसेंजर जो है वो सबके सब डूब जाते हैं। और जो साधु है वो उसको बताता है कि तुमने ये कहानी सभी को सुनानी होगी, और तुम्हारे पापों का अपने आप प्रायश्चित हो जाएगा। और जैसे ये कहानी
एंड होती है, एंशिएंट मैरिनर उस वेडिंग गेस्ट को बताता है जिसको उसने रोका हुआ है कि इसलिए मैं सबको ये कहानी बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया, और जितने लोगों को मैं बताते जाऊंगा मेरा जो पाप है वो खत्म होता जाएगा। तो ऐसा करने के बाद एंशिएंट मैरिनर अपने रास्ते पे चला जाता है और वो फिर किसी और को ढूंढता है अपनी स्टोरी सुनाने के लिए जो भी है। तो ये पूरा जो है एंशिएंट मैरिनर की स्टोरी है। बहुत अच्छी पोएम है, आप एक बार इसको फिर से पढ़ लेना। तो अब आगे बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ये देखिए लाइन काफी ज्यादा पूछी जाती है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, ये वहीं पे बोला गया है। सेकंड जो इसकी लाइन है, ही प्रेथ बेस्ट हु लव बेस्ट, ही मेड एंड लव ऑल, ये भी पूछा जाता है। एंड नेक्स्ट है, एंड ऑल द बोट्स डिड श्रिंक, यानी कि सारी की सारी जो बोट है वो डूब गई थी, इस टाइप का कुछ ये इम्पोर्टेंट है। एंड नेक्स्ट है आपका एल्बेट्रॉस, पूछा जाता है कि हु किल्ड एल्बेट्रॉस, एल्बेट्रॉस किल्ड बाय द मैरिनर विद हिज क्रॉस वो, तो ये स्टोरी से कुछ तो शायद आपको समझ आ ही गया होगा। एंड दिस पोएम इज रिलेटेड टू द एक्सपीरियंस ऑफ सेलर हु हैज रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग वॉयज। तो एल्बेट्रॉस इंपोर्टेंट है, वाटर वाटर एवरीवेयर लाइन इंपोर्टेंट है, एंड एंशिएंट मैरिनर हु हैज ग्लिटरिंग आईज इन राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, तो एंशिएंट मैरिनर है। तो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये सारी चीजें इसमें काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोएम है इनकी डिजेक्शन एंड नोट। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट अगर छोटे छोटे वीडियो बना के फिर सारे वर्क्स इंक्लूड नहीं होते हैं, तो दैट्स वाई ये थोड़ा लंबा हो गया है। तो लास्ट तक जरूर देखना, बिकॉज काफी इसमें कॉलेज के बारे में आपको लगभग पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो डिजेक्शन एंड ओट जो है एक लेटर है सारा हचिंसन के लिए। ये सारा हचिंसन कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ की जो वाइफ है मैरी हचिंसन, उनकी सिस्टर होती हैं सारा हचिंसन। और सारा हचिंसन को एसटी कॉलरिज पसंद करते हैं, लेकिन सारा हचिंसन उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। तो इसमें वही जो फीलिंग है उनकी रिजेक्शन की, सारा हचिंसन के रिजेक्शन की, वो एसटी कॉलरिज ने दर्शाई है। एंड नेगेटिव फीलिंग्स ऑफ लाइफ जैसे कि डिप्रेशन है, एंड उनको ओपियम एडिक्शन था, इन सब के बारे में इस पोएम में बताया है। एंड इट इज रिप्लाई टू वर्ड्सवर्थ पोएम रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है उसके एक रिप्लाई के फॉर्म में इस पोएम को लिखा गया था। एंड दिस पोएम रिफर्स टू माय शेपिंग स्पिरिट ऑफ इमेजिनेशन। तो देखिए इसमें कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ रिजेक्शन एंड नोट, देन लेटर टू सारा हचिंसन, नेक्स्ट इन विच पोएम कॉलरिज tells about his feeling of rejection by Sarah Hutchinson, dejection and note. And next question, which poem is written as a reply to Wordsworth poem resolution and independence rejection? And ये भी पूछा जाता है कि which poem refers to, which poem of Coleridge refers to my shaping spirit of imagination? तो आंसर है हमारा डिजेक्शन एंड ओड, रिटन इन 1802। काफी इंपोर्टेंट है, नोट जरूर करना। नेक्स्ट है इनकी कुबला खान, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है ये भी। एक्चुअली जो भी इनकी पोएम मैं आपको बता रही हूँ वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो छोड़ना प्लीज, किसी भी पॉइंट को मत छोड़ना, बिकॉज क्वेश्चन जो है ऐसे छोटे छोटे पॉइंट से ही पूछा जाता है। तो कुबला खान रिटर्न इन 1797 एंड पब्लिश्ड इन 1816 बाय लॉर्ड बायरन। एक्चुअली कुबला खान में क्या होता है, कुबला खान जो है एक सपना आता है एसटी कॉलरिज को ओपियम लेने के बाद। ओपियम लेने के बाद जो सपना आता है उसी सपने को देखते हुए वो उसी सपने को, जो भी वो एक्सपीरियंस करते हैं उस एक्सपीरियंस को वो कुबला खान को लिख लेते हैं। और बीच में उनका सपना टूट जाता है, उनने कुछ ऐसा बताया है कि एक पर्सन फ्रॉम पॉरलोक जो है वो इंटरप्ट करता है उनकी नींद को, जिसकी वजह से ये सपना टूट जाता है। एंड दिस पोएम इज अ फ्रेगमेंट नोन एज ड्रीमिज्म। विच पोएम ऑफ कॉलरिज नोन एज ड्रीमिज्म? कुबला खान, रिटन आफ्टर टेकिंग ओपियम। एंड इसका जो अदर नेम है वो है अ विजन इन अ ड्रीम, अ फ्रेगमेंट। एंड इसमें एक प्लेस का मेंशन है, ज़ेनेडू, मोस्ट इंपोर्टेंट, इन विच ज़ेनेडू इज रिलेटेड टू
चार पांच ऑप्शन दे देंगे। कुबला खान, एसटी कॉलेज, नियर रिवर आल्फ। आल्फ रिवर के नियर एक प्लेस है जनेडू, और ये जनेडू क्या है, ये समर कैपिटल है मंगोल रूलर का, मंगोल रूलर एंड एम्परर ऑफ चाइना कुबलई खान। ये जो है ये भी पूछा जाता है कि हु इंटरप्ट एसटी कॉलेज कुबला खान, तो पर्सन फ्रॉम पॉरलोक, उनकी नीत को ये जो पर्सन है, मतलब ऐसा कुछ बताया गया है उसमें। इतना तो कुछ ये नहीं है कि ये कौन था, बस इतना ही है कि पर्सन फ्रॉम पॉरलोक जो है उनकी नीत को जो है वो डिस्टर्ब कर देता है, दैट्स वाई उनका सपना टूट जाता है, और जितना उन्होंने सपना देखा था आधा उसी के अकॉर्डिंग वो इस पोएम को लिख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा बायोग्राफिया लिटरेरिया। बायोग्राफिया लिटरेरिया एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म है एंड ऑटोबायोग्राफिकल वर्क रिटन बाय एस.टी. कॉलरिज। इट वाज पब्लिश्ड इन 1817 इन 2 वॉल्यूम्स क्रिटिसिज्म, और इसका जो सब टाइटल है वो है बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ माई लिटरेरी लाइफ। सब टाइटल पूछा जाता है, कितने वॉल्यूम्स में लिखा गया था ये पूछा जाता है, और कब पब्लिश हुआ था ये पूछा जाता है, और इसमें कितने चैप्टर्स थे ये भी पूछा जाता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 23 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स थे? 23 चैप्टर्स। और इसका जो 17th एंड 18th चैप्टर है उसमें वर्ड्स ये सॉरी कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ की जो थ्योरी है पोएट्री की उसको क्रिटिसाइज किया है, एंड इट वाज अ ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। एक्चुअली जो स्टार्टिंग में ये एक इनका जो इंटेंशन था वो ये था कि इसको वो एक शॉर्ट प्रीफेस के फॉर्म में लिखेंगे, प्रीफेस एक इंट्रोडक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। जो इनकी पोयम है सिम्बेलाइन लीव अ कलेक्शन ऑफ पोयम, इसके इंट्रोडक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन लिखते लिखते ये काफी लंबा वर्क हो गया, और चैप्टर 14 में ही जो मैंने आपको बताया था ना कि कॉइन द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ या फिर सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, इसका कॉन्सेप्ट भी बायोग्राफिया लिटरेरिया की चैप्टर 14 में ही इन्होंने दिया था। नेक्स्ट इनकी पोएम है फ्रांस एंड ओड। इट वाज रिटन इन अप्रैल 1798 सॉरी, और इसमें जो है ये अपने पॉलिटिकल व्यूज, अपने रिलीजियस थॉट्स को कनेक्ट करते हैं, और उस टाइम पे जो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करते थे, लेकिन उसके बाद जब फ्रांस ने स्विट्जरलैंड पे इन्वेजन किया, स्विट्जरलैंड पे आक्रमण किया, जिसकी वजह से ये बिट्रेयल फील करने लगे, तो उसी फीलिंग को इस पोएम में इन्होंने बताया है, और इसकी एक लाइन पूछी जाती है, द स्पिरिट ऑफ डिविनिस्ट लिबर्टी। रिलीजियस म्यूजिंग भी इनकी एक पोएम है जो कि ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, रिटन इन ड्यूरिंग 1794 टू 1796, और इनकी फर्स्ट पोएम है जो कि क्रिटिकल मेरिट में गई थी एंड ब्लैंक वर्स में है। और ये पोएम जो है ये कनेक्शन, स्टार्टिंग में एक कनेक्शन है इसका जॉन मिल्टन की पोएम ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी से, एंड इट डील्स विद पॉलिटिकल एंड रिलीजियस इश्यूज जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट, स्लेवरी, गॉड, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एथिज्म एंड प्रॉपर्टी राइट्स, ये सारे इश्यूज जो हैं इस पोएम्स के अंदर जो है रिलेट हैं। नेक्स्ट है यूथ एंड एज। यूथ एंड एज जो है एक कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट करती है यूथ एज एंड ओल्ड एज के बारे में, जिसमें कि 2 स्टेजेस ऑफ लाइफ को जो है डिस्क्राइब किया गया है, ओल्ड एज एंड यूथ एज को। एंड यूथ एज को इसमें आपका बडिंग फ्लावर इन्होंने कहा है, एंड ओल्ड एज को इसमें डॉन कहा है। कुछ अदर पोएम है कॉलरिज की, जैसे कि टेबल टॉक। कंफ्यूजिंग वर्क है, देखिए बताऊं कैसे, क्योंकि टेबल टॉक कॉलरिज की एक बुक है। टेबल टॉक एक कलेक्शन ऑफ ऐसे है बाय विलियम हैजलिट, तो अगर कलेक्शन ऑफ ऐसे करके क्वेश्चन आता है तो आवर आंसर विल बी विलियम हैजलिट, और अगर बुक की बात आती है तो टेबल टॉक, वहां पे हम आंसर देंगे कॉलरिज। वैसे तो कभी ऐसा होगा नहीं कि आपको कॉलरिज एंड विलियम हैजलिट दोनों ऑप्शन एक साथ मिलेंगे, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज आर्क, रिटन इन 1798, और एसटी कॉलेज ने जो है कुछ 2 ड्रामा लिखे थे। एक जो कि एक प्ले है रिमोर्स अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स, जो कि लिखा था 1813 में, एंड नेक्स्ट इज द फॉल ऑफ रोजबेरी, जो कि एक हिस्टोरिक ड्रामा था, और ये इन्होंने लिखा था सऊदी रॉबर्ट साउदियन कॉलेज ने ये कोलैबोरेशन में एक अपना वर्क लिखा था।
तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पूरा डिटेल में पढ़ा एसटी कॉलेज की बायोग्राफी और उनके वर्क्स को, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि एसटी कॉलेज से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम से इम्पोर्टेंट हैं उनको मैं बताऊं। तो ये वीडियो भले ही लंबी हो गई है बट काफ़ी बेनिफिशियल है, तो इसको आप जरूर देखना। एंड कमेंट करके प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको पसंद आता है तो एक लाइक तो प्लीज़ करना, बिकॉज आपके कमेंट और आपके लाइक से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।